नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा ऑडियो सबूत। अब सामने आएगा आफ्ताब का सच। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के कई नेताओं के साथ है संबंध। पेपर लीक कांड में मचा बवाल। बहन से बदला लेने के लिए 7 साल जेल में तड़पता रहा भाई। जमानत पर छूटते ही उतार डाला मौत के घाट। यूपी में क्रिसमस पर ये कैसा खेल। रामपुर में 100 लोगों के धर्म परिवर्तन की कोशिश, पादरी गिरफ्तार। निशा और शीजान ने 3 बजे साथ किया लंच। 3:15 पर मृत्यु हुई एक्ट्रेस की। आखिर 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ? शिंदे और बीजेपी में दिखी दरार। कर्नाटक से तनाव नहीं चाहते फडणवीस। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली के महरौली में हुई श्रद्धा वालकर मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस को मामले के आरोपी आफ्ताब का एक ऑडियो हाथ लगा है। इस ऑडियो में आफ्ताब श्रद्धा से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ऑडियो में आफ्ताब और श्रद्धा के बीच आपस में बहस हो रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आफ्ताब श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस इन ऑडियो को बड़ा सबूत मान रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस ऑडियो से हत्याकांड की जांच में कत्ल का मोटिव स्टेबलाइज करने में काफी मदद मिलेगी पुलिस को। साथ ही दिल्ली पुलिस इस ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की सीएफएसएल टीम सोमवार आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेने की परिकल्पना कर चुके हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से जो हड्डियां बरामद की थी, उनका डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता विकास वालकर के डीएनए से मैच हो गया था। पुलिस को महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से जबड़ा, जांघ की हड्डी समेत शरीर के कुछ अन्य अंग बरामद हुए थे। बरामद हड्डियों को दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए लैब भेजा था। ये डीएनए रिपोर्ट पुलिस के लिए आरोपी को सजा दिलवाने में काफी अहम साबित होगी। राजस्थान में आरपीएससी की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाने से लाखों आक्रोशित अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। ऐसे में सूबे की अशोक गहलोत सरकार संसद में आ गई है, वहां की गरमाई हुई है। तो इस बीच पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के कई दिग्गज नेताओं के साथ जुड़े होने के फोटो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं। उसके केवल राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं।
जयपुर में कोचिंग सेंटर चलाने वाला मास्टरमाइंड सुरेश ढाका फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाकर राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगारों को अपने चंगुल में फंसा रहा था। सुरेश ढाका पिछले लंबे समय से अपने सोशल अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाकर सूबे के लाखों युवाओं की जिंदगी को खराब कर रहा था। उदयपुर पुलिस ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में पकड़े गए 45 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। इनमें से 43 अभ्यर्थी जलोर जिले के रहने वाले हैं। ये अभ्यर्थी जलोर जिले के संचोर इलाके के आसपास के रहने वाले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पेपर लीक गिरोह के सरगनाहों का मुख्य केंद्र आखिर संचोर ही था। राजस्थान के धौलपुर जिले में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक भाई ने 7 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आते ही अपनी ही सगी बहन को गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस कातिल भाई का अगला टारगेट उसकी बहन को भगा कर ले जाने वाला लड़का था, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस आरोपी ने 7 साल पहले बहन को भगाने वाले लड़के के पिता को मौत के घाट उतारने के जुर्म में जेल काट रहा था। उसी की हत्या के आरोप में ही वो बीते 7 साल से जेल में था। फिल्मी जैसे लगने वाली ये पूरी कहानी आखिर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स हुआ राजस्थान में। धौलपुर पुलिस की गिरफ्त में आया बहन की हत्या के आरोपी का नाम घनश्याम सिंह बताया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अयला गांव का रहने वाला है। धौलपुर जिले के देहली थाना इलाके में 4 दिन पहले एक महिला की लाश मिली थी। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अयला गांव निवासी पिंकी ठाकुर के रूप में हुई थी। पुलिस ने जब इस केस की जांच आगे बढ़ाई तो उसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मिले। इस पर पुलिस ने जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश से घनश्याम सिंह को पकड़ा। पिंकी ठाकुर घनश्याम की बहन थी। क्रिसमस के मौके पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। रामपुर में जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश हुई है। इस दौरान करीब 100 लोगों का धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स ने क्रिसमस के मौके पर प्रलोभन देकर लोगों को एकत्र किया है और उन्हें धर्मांतरण करवा रहा है। धर्मांतरण की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पादरी पोलूस मसीह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। संसार सिंह रामपुर ने बताया कि पुलिस को धर्मांतरण को लेकर सूचना मिली थी। अनुसूचित जाति के लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए कहा गया था। आरोपी पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजीव यादव नाम के शख्स की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एक्ट्रेस तनिषा शर्मा की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में वसई पुलिस ने कई जानकारियां साझा की है। इस केस में तनिषा के एक्स बॉयफ्रेंड सिजान मोहम्मद खान के खिलाफ बालिब पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज करे उसे 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। कल वसई कोर्ट ने सिजान को 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिजान ने अपने बयान में कहा है कि तनिषा और उसका धर्म अलग था और दोनों की उम्र में भी काफी बड़ा अंतर था, इसलिए उसने एक्ट्रेस के साथ ब्रेकअप किया।
लेकिन पुलिस उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर रही है। सीजान ने ये भी बताया कि उसके और तुनिशा के बीच कुछ महीने से अक्सर झगड़े होते थे। म्यूजिक वीडियो शूट के दौरान स्टूडियो में भी कई बार ये झगड़े हुए, जिसके चलते दोनों ने कुछ दिनों तक एक दूसरे से अलग रहने का फैसला किया था। वहीं तुनिसा के परिवार ने सुजान पर उसे धोखा देने व कई अन्य लड़कियों के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया है। वैसे ही पुलिस के मुताबिक तुनिशा 24 दिसंबर की सुबह अपने घर से सीरियल सेट पर जाने के लिए काफी खुशी खुशी निकली थी। पहली शिफ्ट का शूट खत्म होने के बाद सुजान और तुनिशा ने मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे एक साथ लंच भी किया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस दौरान ऐसा क्या हुआ होगा कि 3:15 बजे तुनिसा ने सेट पर ही आत्महत्या कर ली। पुलिस ने एक्ट्रेस और सीजान के मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक लैब भेज दिया है ताकि दोनों के बीच हुई बातचीत को ट्रैक किया जा सके। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि ब्रेकअप के बाद 15 दिनों में ऐसा आखिर क्या हुआ कि तुनिशा को अपनी जान लेनी पड़ी। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सहयोगी बीजेपी के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं। इसके कारण राज्य विधानसभा में सोमवार को कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के प्रस्ताव को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। सत्तारूढ़ बाला साहेब वंची शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर बटे हुए हैं। वैसे ही वीएसएस ने शुक्रवार को सोमवार को सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव लाने की घोषणा भले ही कर दी, लेकिन भाजपा की राज्य की लीडरशिप कथित तौर पर इसके लिए उत्सुक नहीं दिख रही है। हिंदुस्तान में अभी ये सीमा विवाद काफी हड़कंप मचा हुआ है। बीएस से जुड़े आबकारी मंत्री शिवराज देसाई ने सोमवार को कर्नाटक की तुलना में मजबूत और आक्रामक संकल्प लाने की घोषणा की थी। इस मुद्दे पर गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव को देखते हुए ये घोषणा की गई। सोमवार के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों के एजेंडे में हालांकि प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं पाया गया, लेकिन बीएसएस के नेताओं का कहना है कि भाजपा इस प्रस्ताव के लिए बहुत उत्साहित नहीं दिख रही है, जिसके कारण प्रस्ताव लाने में देर हुई है। बीएसएस के एक नेता ने नाम ना छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि बीजेपी को अगले साल की शुक्रवार में होने वाली विधानसभा चुनावों में सीमा विवाद से कर्नाटक में लाभ मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेता इस विवाद पर जवाबी समाधान को लेकर असमंजस में है। अभी उन्हें लगता है कि इससे पड़ोसी राज्य में पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। नया साल 2023 आने में अब कुछ ही दिन बाकी है। अब नए साल में बिहार की सियासत में यात्राओं को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ाने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल बिहार में यात्रा पर सियासत शुरू होने वाली है, जिसे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जनता का नब्ज टटोलने की कवायद भी मानी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि जहां जहां नीतीश कुमार जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर बीजेपी भी उसी जगह जाकर नीतीश कुमार का पोल खोलेगी। इस घोषणा के बाद यात्रा की सियासत गर्मा गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने जैसे ही ये साफ किया कि नए साल में वो जनता के बीच जाएंगे और लोगों से मिलना कर न कि सिर्फ उनका समस्याओं सुनेंगे, बल्कि शराबबंदी को लेकर जनता की राय क्या है ये भी जानेंगे, तब से सियासत में गर्माहट आ गई है और नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की यात्रा लोकसभा चुनाव के पहले जनता के नब्ज को जानने की कवायद है, जिसे नीतीश जनता के बीच जाकर खुद देखना और समझना चाह रहे हैं।
बिहार के छापरा में बीते दिनों हुए जहरीली शराब कांड में 75 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस घटना ने बिहार के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वहीं सारण में हुए जहरीली शराब कांड के बाद अब उत्पाद विभाग और पुलिस एक्शन मोड में है। शराब तस्कर भी देशी और चुलाई शराब की भट्टियों को चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गंडक नदी के दियारा इलाके में शराब की धधकती हुई 2 भट्टियां मिली है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन से चिन्हित करने के बाद ध्वस्त कर दिया है। कार्यवाही गोपालगंज और केसरिया के सीमावर्ती कुंद्रापुर गांव की है। यहाँ पुलिस और उत्पाद टीम को इसकी भनक नहीं लगे, ऐसे ये कुएं के आकार में जमीन का गड्ढा बनाकर शराब स्टॉक किया गया था। यहां से सारण, चंपारण, गोपालगंज में शराब की सप्लाई करनी थी, लेकिन इससे पहले ही मद्य निषेध विभाग की ड्रोन ने शराब तस्करों की गुप्त ठिकानों को ढूंढ निकाला। इसके बाद उत्पाद टीम ने पहुंचकर शराब की दोनों भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और 5000 लीटर चुलाई शराब और शराब बनाने वाले उपकरणों को ध्वस्त कर दिया है। फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया ताकि दोबारा शराब की भट्टी चालू नहीं हो सके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल को दहला देने वाली हत्या और आत्महत्या की वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड को अपनी दुकान पर बुलाकर गोली से उड़ा दिया और फिर खुद की कनपट्टी पर गोली मार ली। गर्लफ्रेंड ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बॉयफ्रेंड की 24 घंटे बाद अस्पताल में मौत हो गई। हत्या और आत्महत्या की ये वारदात ग्वालियर के भीतर राव गांव की है। थाना इलाके में मोहनगढ़ गांव में है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस संबंध में युवक समेत उसके माता पिता, भाई और चाचा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हैरान कर देने वाली यह वारदात शनिवार को हुई थी। मोहनगढ़ में अपने मायके आई विवाहिता मालती चौहान को उसके पड़ोस में रहने वाले पवन राणा ने अपनी दुकान के अंदर ही गोली मार ली। कट्टे से निकली गोली से मालती की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पवन ने खुद की कनपट्टी पर गोली मार ली। लहूलुहान मालती को भितराव अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल पवन को भितराव से इलाज के लिए ग्वालियर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान 24 घंटे बाद पवन ने भी दम तोड़ दिया। हरियाणा में अगले 2 दिन लोगों को भारी ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा। प्रदेश में 26 और 27 दिसंबर को शीतलहर चल रही है और पाला भी काफी पड़ेगा। 2 दिन घने कोहरे की भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से 26 दिसंबर के लिए अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, कर्नल, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवनी, चिरखी, दादरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 11 जिले पंचकूला, जमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवाल, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ 29 दिसंबर की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। हरियाणा में रविवार के दिन महेंद्रगढ़ और हिसार सबसे ठंडा रहा। महेंद्रगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र का तापमान न्यूनतम 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि हिसार का 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार का अधिकतम तापमान भी 10.2 डिग्री तक पहुंच गया है। दोनों तापमान में गैप कम होने के साथ ही ठंड भी काफी बढ़ गई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक हरियाणा में पाला ठंडा का और भी ज्यादा बढ़ने का आसार दिख रहे हैं, जिसके चलते बुजुर्ग बच्चों को बचकर रहना चाहिए। झारखंड के गुमला चैनपुर थाना क्षेत्र के नव प्राथमिक विद्यालय सिलफड्डी के
8वीं क्लास की छात्र अलबर्ट इक्का ने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। नाबालिग के आत्महत्या करने से हर कोई सदमे में है। जानकारी के अनुसार सिलफड्डी गांव के ठिठिरिया टांगरा जंगल में सखुआ के पेड़ में नाबालिग की लाश लटकी हुई मिली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अलबर्ट इक्का पिता इरफाम इक्का छिनवनी गांव का निवासी है। वो मामा के घर सिलफड्डी गांव में रहकर गांव में ही स्कूल में पढ़ाई करता था। मृतक की मामी अलका बेग ने बताया कि धान काटने के कारण अलबर्ट पिछले 1 महीने से अपने गांव से स्कूल आना जाना करता था। धान काटने की बात कहकर गांव चला गया। मामा ने अलबर्ट के पिता को फोन कर इसकी सूचना दी थी। क्रिसमस के मौके पर कुछ युवक ठिठिरिया टांगड़ा के और घूमने गए थे तो देखा कि लड़का सखुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर लटका हुआ है। जानकारी मिलने पर पहुंचे चैनपुरी सर्कल इंस्पेक्टर वेजू वाव, थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने शव को पेड़ से उतारकर अपने कब्जे में लिया। थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल जारी है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिल पाया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार और क्रिसमस के साथ साथ नया साल मनाने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। शिमला मनाली समेत सूबे के तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। आलम यह है कि मनाली तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंच रहा है। लाहौल घाटी की वादियों में टूरिस्ट का जमावड़ा लगा हुआ है। क्रिसमस के दिन अटल टनल रोहतांग से रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां गुजरी। लाहौल स्पीति को शेष दुनिया से जोड़ने वाली अटल टनल से 48 घंटे में काफी करीब 30,000 के करीब वाहन और पार हुए। लाहौल स्पीति पुलिस ने यह जानकारी दी। लाहौल पुलिस ने बताया कि 24 दिसंबर की सुबह 8 बजे से लेकर 25 दिसंबर सुबह 8 बजे तक अटल टनल के माध्यम से करीब 10,519 वाहन आर पार हुए हैं, जिसमें से 4,023 वाहन लाहौल घाटी में प्रवेश हुए हैं, जबकि 34,37 वाहन लाहौल घाटी से बाहर निकल गए हैं। बाहरी राज्य के 1,612 वाहन घाटी में प्रवेश हुए हैं और 1,437 वाहन घाटी से बाहर निकले हैं। ऐसे में इन 24 घंटों के भीतर लाहौल घाटी में करीब 5,635 वाहन ने प्रवेश किया है। वाहनों की इतनी आवाजाही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति पर्यटकों को भाने लगा है। यहाँ बीते समय बर्फबारी हुई थी, जिसका लुत्फ लेने के लिए टूरिस्ट अब पहुंच रहे हैं। लाहौल पुलिस ने बताया कि 25 दिसंबर से 26 दिसंबर सुबह तक ये अटल टनल के रिकॉर्ड में 19,383 वाहन आर पार हुए। देश की स्टार जिमनास्ट और खेल रत्न अवार्डी दीपा कर्मकार 2 साल के लिए प्रतिबंधित की गई है। एंटी डोपिंग नियमों के तहत वेहर अवाउट नहीं भरने के कारण उन पर यह प्रतिबंध बीते वर्ष लागू किया गया है, लेकिन उनके इस प्रतिबंध के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन, भारतीय जिम्नास्टिक संघ, नाडा और साई ने सभी ने जुबान बंद कर रखी है। लेकिन अब दीपा के प्रतिबंधित होने का सच सामने आया है। इस साल मार्च माह में एक FIG ने अपनी वेबसाइट पर 2016 के रियो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली दुनिया के हैरत में डाल देने वाली दीपा को सस्पेंड दिखाया था। ऐसा जो पॉजिटिव होने या फिर बेयर आउट फेल करने के कारण ही हो सकता है, लेकिन FIG ने इसके कारणों का खुलासा नहीं किया है। सूत्र बताते हैं कि नियमानुसार RTP में शामिल खिलाड़ी को हर 4 माह पर अपना वेयर अबाउट वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की साइट एडमंस पर भरना होता है। अगर कोई खिलाड़ी 4 माह के अंतराल में वेयर अबाउट नहीं भरता है तो उसे मिस टेस्ट करार दिया जाता है। 3 मिस टेस्ट होने पर खिलाड़ी को एंटी डोपिंग नियमों का आरोपी करार दिया जाता है। सकारात्मक तर्क नहीं देने पर खिलाड़ी पर 12 से 24 माह का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दीपा के साथ भी यही हुआ है। उनके 3 मिस टेस्ट के बाद उन्हें वेयर अबाउट फ्लावर
का दोषी करार देते हुए 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। चोट से उबरने के बाद दीपा ने बीते वर्ष इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए भारतीय टीम के ट्रायल में वापसी की थी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।